जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू विजडम। ये हमारा डे 6 है और डे 6 का आज हम पॉलिटी कर रहे हैं। सेकेंड क्लास है डे 6 का। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं पॉलिटी के। पहला हमने किया है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन हमने किया है सोर्सेस एंड सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड हमने किया है यूनियन टेरिटरीज एंड प्रेम्बल। और ये हमारा 4th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स। कंप्लीट फोकस हमारा सीडीएस सेकेंड 2026 पे होगा, बट किसी भी एग्जाम में अगर पॉलिटी आ रहा है तो दिस वीडियो आपको हेल्प करेगा, वहां पे डेफिनेटली हेल्प करेगा। और पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन आएंगे यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। ऑफिसर बैच डे 6 इंडियन पॉलिटी, टॉपिक है सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स and useful for all defense examinations, whether you are going to appear for CDS, NDA, FCAT, CGCAT and any other competitive exams. So this is our day 6. चलिए सिटीजनशिप शुरू करते हैं। सो सिटीजनशिप मीन्स व्हाट? नागरिकता। यस, तो सिटीजनशिप पार्ट 2 के अंदर आता है। इससे पहले हमने यूटी किया था, तो वहां हमने किया था यूटीज में किया था यूनियन टेरिटरीज, तो उसमें हमने किया था आर्टिकल 1 से 4। अब वो था कौन सा? पार्ट 1। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 का, और आर्टिकल होगा 5 to 11, जिसमें हम बात करेंगे लीगल बॉन्ड्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट्स। सो नाउ लेट्स बिगिन। अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप पीछे का वीडियो देखिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और चैनल को आप एटलीस्ट विजडम डिफेंस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है? वहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमसे जुड़े रहिए, और साथ मिलके चलिए सीडीएस को क्लियर करते हैं। सो बात कर लेते हैं अब हम कॉन्स्टिट्यूशन का, सिटीजनशिप का। तो पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क? तो सबसे पहले की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। की स्ट्रक्चर क्या है? जैसे मान लो सिंपल सी बात करते हैं, 5 से आर्टिकल कर रहे हैं, 5 से 11 तक। यहाँ जो आर्टिकल 5 to 10 है, ये सिटीजनशिप की बात करता है एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको फर्दर हम और बाइफरकेट करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर्टिकल थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज हो तो आर्टिकल 5 to 8 जो है इस बात को कन्फर करेगा, और आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 को फर्दर डिस्कस करेंगे। पर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। जो आर्टिकल 5 है ये क्या कहता है? तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, इस बात को समझेंगे। तो आर्टिकल 5 में यही कहता है कि सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस लाइन को हम सीधा सीधा आर्टिकल 5 में लिख सकते हैं, एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 कहता है कि जो भी पर्सन माइग्रेट हुआ है, ठीक है, माइग्रेट किया है फ्रॉम द पाकिस्तान, कहाँ आया है? इंडिया, तो उसको राइट टू सिटीजनशिप दिया जाएगा। हु माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, माइग्रेटेड टू लिखना, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, याद रखने के लिए सीधा इंडिया टू पाकिस्तान लिखना। आर्टिकल 7 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 7, ये कलर कम विजिबल रहता है, चलो आर्टिकल 7 ये है, अब जो कोई यहां से माइग्रेट होकर पाकिस्तान गया तो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, उसको लेके। और आर्टिकल 8 कहता है कि वो है आपका इंडियन ओरिजिन से, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कह सकते हैं उसको, जो बाहर रह रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं। सिटीजनशिप देता है उसको जो रिजाइडिंग आउटसाइड,
आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर रह रहा है उसको लेके बात करते हैं आर्टिकल 8 सॉरी। देन हम आर्टिकल 11 भी है, आर्टिकल 9 भी बात करेंगे, ऐसा तो है ना कि बात नहीं करेंगे, पढ़ रहे हैं तो। अब है आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 कहता है कि ऐसे समझो इसको थोड़ा सा अलग से, यानी कि अगर समझो कि आपने किसी और देश का सिटीजनशिप एक्सेप्ट किया तो इंडिया का सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा, सिंपल, यही है आर्टिकल 9। यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया तभी होगा इफ ही हैज वॉलंटरी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ वो क्या कर रहा है, ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री। यानी कि होता है ना, कहते हैं ना कि अगर आप किसी और के दिल में जाओगे तो हमारे दिल से निकल जाओगे, सिंपल ऐसे समझो। तो आर्टिकल 9 सीधा सीधा कि अगर आप किसी भी अदर कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करते हो, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, इफ यू एक्वायर, या वॉलेंटरी ज्यादा सूट करेगा, एक्वायर सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, तो आपको आपका जो इंडियन सिटीजनशिप होगा आपका, आप इंडियन सिटीजन नहीं रह पाओगे, सिंपल, ये है आर्टिकल 9। इसके बाद आर्टिकल 10, लैक ऑफ स्पेस, कोई नहीं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं आर्टिकल 10। और आर्टिकल 10 कहता है कि एवरी पर्सन, जो कोई भी है, वो या तो सिटीजन है या डीम टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, वो शैल बी कंटिन्यू रहेगा टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि वो तब तक इंडिया का सिटीजन है जब तक कि जो भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया था उसको फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये है आर्टिकल 10, यानी कि शैल कंटिन्यू सिटीजनशिप, ठीक है, पार्लियामेंट वाला, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लॉ बनाता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 11। अब आर्टिकल 11 जो है ये पार्लियामेंट के पास पावर देता है कि कोई भी प्रोविजन बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो क्या देगा, पावर टू द पार्लियामेंट हाउ टू प्रोवाइड सिटीजनशिप आफ्टर एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कोई भी अदर सिटीजन है उसको कैसे सिटीजनशिप दिया जाएगा, उसको लेके प्रोविजन बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। और ये आर्टिकल जो है यहीं से आता है, आर्टिकल 11 से यहीं से टर्म आता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 19, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। और यहाँ से पहली बार यही पार्लियामेंट ये इंट्रोड्यूस करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। और इसमें मेंशन करता है कि 5 से 11 तक जो डील करता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, और आइडेंटिफाई करता है पर्सन को कि किस किस बेसिस पे वो क्या होगा, सिटीजन होगा या नहीं होगा। उसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अब है प्रिविलेज टू द सिटीजन, क्या क्या है। अब अगर आप इंडिया के सिटीजन, इंडियन सिटीजन हो तो आपके पास क्या क्या प्रिविलेज है। देखो, इंडियन होने का मतलब सिटीजन्स एंजॉय द स्पेसिफिक राइट दैट आर डिनाइड टू एलियंस। यानी कि जो फॉरेनर्स है उसको नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को दिया जाता है, यानी कि राइट्स ओनली फॉर इंडियंस। तो उसको मिलता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक तरह से फंडामेंटल राइट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे याद रखना है, केवल और केवल ओनली इंडियंस के लिए है ये, ठीक है। इसके बाद का जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो सभी के लिए है। तो फंडामेंटल राइट्स एक्सक्लूसिव टू द सिटीजन्स। देन फिर पॉलिटिकल राइट्स भी है जो इंडियंस को है, राइट टू वोट एंड कंटेस्ट फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड पब्लिक ऑफिसेस, यानी कि एलिजिबिलिटी है फॉर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल एक्सेट्रा। यानी कि पब्लिक सर्विस में भी आप आ सकते हैं, यानी कि पब्लिक ऑफिसेस में आपके लिए इंडियन सिटीजन ही जा सकते हैं, फॉरेनर नहीं जाएंगे, ठीक है। यानी कि एज अ ऑफिसर, यानी कि ऑफिसेस लिखा है ना, तो किसी पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 5 to 8 का एक थोड़ा सा डील, कमेंसिंग सिटीजनशिप, जैसे डोमेस्टिक और माइग्रेशन को लेकर बात करता था। डील विद द इंडिविजुअल्स बिकमिंग सिटीजन ऑन 26 of January 1950।
एंड अकाउंट फॉर कॉम्प्लेक्स माइग्रेशन इशू पोस्ट पार्टीशन, और जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज है माइग्रेशन को लेकर वो पोस्ट पार्टीशन डिस्कस किया गया है। इसमें कुछ खास है ही नहीं, ये आपके आइडिया के लिए रखा था। अब है आर्टिकल 9 को थोड़ा सा एलिबरेट करते हैं, वॉलंटरी एक्विजिशन की बात करता है, हमने ऊपर डिस्कस किया है, यानी कि नो पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। सिंपल, अभी हमने एक ही लाइन में समझाया था कि किसी और में एंटर किए तो हमारे से निकल जाओगे, सिंपल। तो अब है कंटिन्यूएंस एंड पार्लियामेंट्री पावर क्या है, जैसे आर्टिकल 10 फर्दर इसको इलेबोरेट किया है। कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप राइट सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, पार्लियामेंट मेड बाय, जो है लॉ जो बनाएगा पार्लियामेंट उसके सब्जेक्ट के बेसिस पे डिपेंड करेगा। फिर आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट हैज फुल पावर टू मेक एनी प्रोविजन फॉर एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, सिंपल। नेक्स्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, हमने डिस्कस किया था, यानी कि इसमें इवोल्यूशन है कि इट इनेक्टेड टू डील विद द सिटीजनशिप आफ्टर 26 जनवरी 1956, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो है उसको लेके सिटीजनशिप की बात करता है। एंड इसको कई बार अमेंड किया गया है, 1955 फिर अमेंड हुआ था 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005, 2015 एंड 2011, ठीक है। एंड नोट करके लिखा है कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप डिलीटेड बाय द 2000 अमेंडमेंट एक्ट। कॉमनवेल्थ के बारे में हमने पीछे क्लास में भी डिस्कस किया था। अब इन्फोर्समेंट, इसको इन्फोर्स कैसे था, तो प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप वर इन्फोर्स्ड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, एंड अलोंग विद द अदर स्पेसिफिक आर्टिकल्स भी था, उसके साथ साथ इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप डॉक्ट्रिन। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, उसको डॉक्ट्रिन क्या है, ये बोरोड फ्रॉम द यूके, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए बार बार रख रहे हैं इसको, ताकि जब हम टॉपिक कर रहे हैं तो पीछे से चीजें को थोड़ा बहुत जो रिलेटेड है, रेलेवेंट है, उसको रखते हैं ताकि आपके माइंड में रहे। इंडियन सिटीजन्स आर द सिटीजन्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है, और किसी का सिटीजन है, जबकि यूएस के केस में ऐसा नहीं होता, नो सेपरेट सिटीजन स्टेट सिटीजनशिप मिलता है। वही जो है यूएस के केस में और स्विट्जरलैंड के केस में क्या है, डबल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट है यानी कि डुअल सिटीजनशिप अलाउ टू सेट्स ऑफ राइट्स, सिंगल सिटीजनशिप इंश्योर नेशनल यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। चलिए, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप डॉक्ट्रिन पे फोकस रहता है। अगला हमारा एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। अब इंडियन सिटीजनशिप कोई कैसे अक्वायर कर सकता है, तो 3-4 ऑप्शन है एक्वायरिंग का, किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर होता है, तो इसके 5 ऑप्शन है तरीका। बर्थ से, बाय बर्थ इंडियन सिटीजन होगा, डिसेंट होगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन के तौर पे, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड टेरिटरी। बर्थ सबको पता है, डिसेंडेंट, ब्लड रिलेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करके, नेचुरलाइजेशन फर्दर अप्लाई करके किया था, इसके अलग क्राइटेरिया होता है। और टेरिटरी का मतलब होता है कि कोई भी टेरिटरी जो गवर्नमेंट क्या करता है, एक्वायर करता है, यानी कि मान लो किसी से ले लिया, जैसे मान लो हम लोग का तो पीओके पे ही तो गेम है, तो मान लो हम लोग पीओके वापस ले लिए, तो जिस दिन पीओके वापस ले तो वहां के लोगों को जो है इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। तो एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरी, ठीक है, यानी कि जो भी वहां के लोग होंगे उसको इस प्रोविजन के तहत सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाएगा, और रेगुलेटेड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब है अलग अलग तरीके से सिटीजनशिप लिया जा सकता है, तो सिटीजनशिप पहला है बाय बर्थ। बाय बर्थ कैसे मिलेगा, बाय बर्थ यहाँ लिखा होगा जस सोइल्स, ये ग्रीक टर्म यूज हुआ, इसके लिए इसका मतलब क्या होता है ये समझो, तो ये जिस सॉइल होता है, सॉइल का मतलब ही समझो कि जिसका जमीन से जुड़ा हुआ राइट है, यानी कि इसको हम बोलेंगे राइट ऑफ द सॉइल। राइट ऑफ द सॉइल क्या मतलब हुआ, राइट ऑफ द सॉइल यानी कि एकदम जमीन से जुड़ा, इसको हम लिबरल अप्रोच भी बोलते हैं। जैसे मान लो आपको मिला सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप, कैसे मिला, तो बाय बर्थ मिला आपको, क्यों, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी यहीं के हैं, आप भी यहीं के हो, ठीक है, आपका बर्थ भी यहीं हुआ, यानी कि आपको बाय बर्थ मिला है सिटीजनशिप, ठीक है। तो वो आते हैं इस कैटेगरी में। अब इसके लिए टाइम फ्रेम क्या था कि कोई भी पर्सन 26 ऑफ जनवरी 1950 के बीच में, या फिर 1 जुलाई ऑन या आफ्टर 26 ऑफ जनवरी 1950, ठीक है, या ऑन या बिफोर 1 जुलाई 1987, अगर किसी का बर्थ हुआ, बॉर्न इन इंडिया, तो उसको सिटीजनशिप मिलेगा बाय बर्थ इरिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स नेशनलिटी, चाहे उसके फादर कहीं के हो, ऐसा पहला जो है बाय बर्थ में। कब, 1950 से 1987 बाय बर्थ बॉर्न, अगर उसका जन्म इंडिया में हुआ, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स नेशनलिटी। सेकंड है अगर उसका जन्म 1987 के बाद और दिसंबर 2004 से पहले हुआ, ठीक है, तो बॉर्न इन इंडिया, उस केस में आइदर ऑफ द पेरेंट्स जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसके एक पेरेंट्स या तो
फादर या तो मदर, कोई जो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। एंड देन है आफ्टर 3 दिसंबर 2004, अगर इसके बाद किसी का जन्म हुआ है तब उस केस में बोथ पेरेंट्स सिटीजन होना चाहिए, या फिर वन पेरेंट सिटीजन अनदर, एक पेरेंट जो है इंडियन सिटीजन होगा और दूसरे को मान लेते हैं कि नहीं मिला है, यानी कि वो नेचुरलाइजेशन का केस हो या रजिस्ट्रेशन का केस हो, यानी कि 10-20 साल 10 साल से रह रहे हैं, या फिर वो नेचुरलाइजेशन के केस में होगा, या फिर आप रजिस्ट्रेशन के केस में 5-6 साल से रह रहे हैं, 7 साल होना चाहिए तो 5-6 साल से रह रहे हैं, तो उस केस में वो किसी भी तरीके से इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, बट एक पेरेंट्स वन पेरेंट जो होना चाहिए, पेरेंट होना चाहिए वो सिटीजन होना चाहिए इंडियन का, उसके बर्थ के टाइम में, ठीक है, बोथ पेरेंट्स या फिर एक, तो उसका क्या वो भी क्या होगा, उसको भी सिटीजनशिप मिलेगा बाय द बर्थ। अब यहाँ ये दो टर्म हमने पहले डिस्कस किया, जिस सोयली का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि बाय बर्थ, इसमें एक्सेप्शन आता है चिल्ड्रंस ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एनिमी एलायंस, वो इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेंट, अब है जिस सैंग्विन, सैंग्विनिस का मतलब अगेन यहाँ पे होता है आपका राइट टू ब्लड, या राइट ऑफ ब्लड बोलेंगे, टू नहीं, राइट ऑफ ब्लड, यानी कि यहाँ खून का रिश्ता वाला बात है, यहाँ लिखा है डिसेंडेंट और ब्लड रिलेशन। तो अब डिसेंडेंट में किसी को कैसे सिटीजनशिप मिलेगा, तो अगेन अगर किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है और 10 दिसंबर 1992 के पहले हुआ है, तो उस केस में वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा बाय डिसेंट। कब बाय डिसेंट कब होगा, व्हेन फादर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म के टाइम पे उसके पिता जो है इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और अगर उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है तो उस केस में आइदर पेरेंट्स मस्ट बी अ सिटीजन, या तो मदर या फादर होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद तो मस्ट बी रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कंसुलेट विद इन 1 ईयर, तब जाके उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा बाय डिसेंट, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है। नेक्स्ट है, ये कीवर्ड्स है, बस यही याद रखना, ऑप्शन आराम से आप काट पाओगे। अब है रजिस्ट्रेशन का केस, अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर एनी पर्सन हु इज नॉट ऑलरेडी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उस केस में कौन, पर्सन ऑफ इंडियन, ठीक है, ओरिजिन, अगर वो रेसिडेंट है फॉर 7 ईयर्स बिफोर अप्लाइंग, अप्लाई करने से पहले 7 साल से वो रह रहा है इंडिया में, ठीक है, तब उस केस में उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया, उस केस में भी तो वो सब रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसको क्या मिल सकता है, सिटीजनशिप मिल सकता है। या फिर दूसरा, मैरिड टू अ सिटीजन एंड रेसिडेंट फॉर 7 ईयर्स, यहाँ के सिटीजन से मैरिड कर लिया, शादी कर लिया और पिछले 7 सालों से रह रहा है तो भी वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले लेगा। एंड नेक्स्ट है माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन, कोई ऐसा इंडियन सिटीजन है और जिसके बच्चे, यानी कि अगर मान लो कोई इंडियन है लेकिन कुछ दिनों से वो बाहर है और उनका जन्म बाहर हुआ है, तो उस कंडीशन में जो माइनर चिल्ड्रन है उसको, अगर वो इंडिया वापस आता है उस टाइम पे, तो उसको सिटीजनशिप दिया जाएगा बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या था कि प्रायर 1986 जो था रेसिडेंसी पीरियड जो था वाज ओनली 6 मंथ, नाउ इसको इंक्रीज करके 7 मंथ किया गया 1986 के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है बाय नेचुरलाइजेशन, अब नेचुरलाइजेशन में क्या है, नेचुरलाइजेशन में कैसे मिलता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो नोट अ सिटीजन ऑफ अ स्पेसिफाइड कंट्री, शेड्यूल 1 की बात कर रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर सिटीजन नहीं होना चाहिए किसी स्पेसिफाइड कंट्री का, नहीं तो वहाँ आर्टिकल 9 लग जाएगा फिर से, यहाँ का नहीं मिलेगा। अगर और ओथ ऑफ एलिजेंस रिक्वायर्ड होता है, उसका शपथ पत्र रिक्वायर्ड होता है, एंड देन उसको कम से कम, दो चीजें हुआ, और उसको कम से कम 11 ईयर्स रेसिडेंट रहना पड़ेगा इन प्रीसीडिंग 14 ईयर्स, पिछले लगातार 14 सालों में से 11 साल तक उसको इंडिया में रहना होगा। सिमिलरली वहां भी एक केस अप्लाई होता है कि 7 ईयर का जो टाइम पीरियड जिसमें से आप पिछले 6 लगातार 6 साल तक इंडिया में रह रहे हो, उस कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 6 ईयर के केस में, ठीक है। और यहाँ 14 ईयर्स लगातार कंटिन्यूस में से, उसमें से 14 ईयर्स के पीरियड में से आप 11 ईयर्स कंटिन्यूसली आप यहाँ रह रहे हो, उस कंडीशन में आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। अब है इसमें डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसलिए हमने ये रेड मार्क रखा है कि कोई भी गवर्नमेंट में वेव ऑल कंडीशंस फॉर द पर्सन ऑफ मेरिट इन साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस, इन सब बेसिस पे जो है ये सारे कंडीशन को क्या कर सकता है, उसके लिए वेवर दिया सकता है, उसको फेवर दिया जा सकता है सीधा समझना, ठीक है। नेक्स्ट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, लास्ट पार्ट है कि जब कोई टेरिटरी एक्वायर करें, तो एक्विजिशन ऑफ लैंड पहले समझा दिया, इफ एनी टेरिटरी बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, एग्जांपल में पौंडीचेरी है 1961 पोर्तुगीज से अलग हम लोग वापस लिए थे, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड द पर्सन हु शैल बी द सिटीजन बाय नोटिफिकेशन
इन ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। तो उस तरीके से पीओके का भी एग्जांपल दिया, वो भी ये पौंडीचेरी वाला हो गया, पीओके वाला होगा, ठीक है। नाउ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जिस पे काफी बवाल हुआ था, हालांकि इस पे क्वेश्चंस अब तो पुराना हो गया बट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकता है, तो क्यों नहीं पढ़ लिया जाए। इसमें स्पेसिफाइड क्लास डिस्कस किया था कि इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, अगर वहां से इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं तो उसको सिटीजनशिप विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ, ट्रीट किया जाएगा एज अ इलीगल, बट नहीं ट्रीट किया जाएगा एज अ इलीगल कौन, अगर वो हिंदूज है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन, ठीक है। फिर है रिलैक्सेशन, क्या है इसमें, रेसिडेंसी फॉर नेचुरलाइजेशन रिलैक्स्ड फ्रॉम 11 इयर्स टू 5 इयर्स फॉर दिस केसेस, उसके लिए जो है इसको 11 इयर्स की जगह 5 इयर्स भी रहेगा तो इसको मिल जाएगा। नाउ सीएए 2019 जियोग्राफिकल एक्सेप्शंस क्या था उसमें, कुछ जहां पे नोट एप्लीकेबल था ये सीएए, जैसे 6 शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो है, जैसे असम का कार्बी एंगलोंग रीजन हुआ, मेघालय का गारो हिल्स हुआ, मिजो का चकमा डिस्ट्रिक्ट हुआ और त्रिपुरा का ट्राइबल एरिया, ये जो थे 6 शेड्यूल के कुछ रीजन थे जो इस सीएए 2019 के लिए एप्लीकेबल नहीं थे। इसके अलावा एक नया टर्म यहाँ पे यूज हुआ था, इनर लाइन परमिट, ILP, बहुत इंपॉर्टेंट था, शायद ये सीएससी में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया था। तो इनर लाइन परमिट में क्या होगा, सिंपल समझना है कि जो इनर लाइन परमिट होता है ये रेगुलेट करता है कुछ इसके अंदर ये होता है कि कोई भी स्पेशल पर्सन, यानी कि कोई अगर कोई पर्सन है, किसी भी टाइप का पर्सन, अगर वो विजिट करना चाहता है इस रीजन में, ठीक है, तो उसको इस परमिट के थ्रू वो एंटर कर सकता है। उसके लिए कौन कौन से रीजन है, तो अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये 4 याद रखना है कि कौन कौन से रीजन है जो ILP का पार्ट है। दैट्स इट। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, अब किस कंडीशन में आप सिटीजनशिप गवा सकते हो इंडिया के केस में। पहला तो एक बता दिया कि आर्टिकल 9 वाला, यानी कि रिनंसिएशन उसको बोलते हैं। रिनंसिएशन में क्या होता है कि वॉलेंटरी डिक्लेयर्ड बाय अ पर्सन टू फुल एज और कैपेसिटी, एंड इसके बाद है टर्मिनेशन, ठीक है। रिनंसिएशन इस केस का, इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, उसके पास कनाडा का सिटीजनशिप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने कनाडा का सिटीजनशिप एक्वायर किया है, तो इसके रिनंसिएशन के तहत इसका इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो गया। ये एक एग्जांपल है। अब है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या होता है कि ऑटोमेटिक लॉस इफ सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्रीज, अच्छा इसमें आएगा टर्मिनेशन में, वो वॉलेंटरी है, जानबूझ के लिया है इसमें, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया। टर्मिनेशन एक ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगा इफ द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्रीज एक्वायर्ड, इसके लिए ये टर्मिनेशन आर्टिकल 9 यहाँ सूट करेगा ज्यादा। फिर है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन में होता है कंपल्सरी टर्मिनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक रीजन, और वो स्पेसिफिक रीजन क्या होगा टर्मिनेशन को लेके, तो वो होगा फेक डॉक्यूमेंट वगैरह, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया किसी ने, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट फेक निकला, तो क्या क्या रीजन है, देखो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू ऑब्टेन बाय द फ्रॉड मींस, दूसरा शोइंग डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस कंडीशन में, या अनलॉफुल ट्रेड और कम्युनिकेशन विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर, थर्ड सेंटेंस टू 2 years imprisonment within 5 years of registration, 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि 5 साल आपका रजिस्ट्रेशन में हुआ है और 2 साल आपको 2 साल के लिए आपको सजा मिला है, इसका मतलब कुछ गलत कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपका डिप्रीविएट किया जा सकता है आपके सिटीजनशिप को। एंड देन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 year कंटिन्यूस, लगातार 7 सालों से आप क्या है आउटसाइड इंडिया रह रहे हो, उस कंडीशन में भी आपका सिटीजनशिप खत्म हो सकता है। गवर्नमेंट कैंसिल करता है सिटीजनशिप इफ इट इज नॉट कंड्यूसिव टू पब्लिक गुड, उस कंडीशन में अगर सिटीजन्स के लिए अच्छा नहीं रहा, उस कंडीशन में भी कर सकते कि ये फलाना है, इसी टाइप से अगर आपको डिक्लेयर कर, जैसे मान लो था क्या बोल सकते हैं इसको, सेडिशन का केस वगैरह हो गया, उस कंडीशन में भी ये यूज होता है। अब है कुछ डिफरेंसेस है बेसिक। ओसीआई कार्ड वाला टर्म काफी सुने होंगे आप लोग। ओसीआई इंट्रोड्यूस हुआ था इन 2005 में, ठीक है। ओसीआई क्या मतलब, ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओसीआई होता है ये इंडियन सिटीजन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये याद रखना है कि दे आर नॉट इंडियन सिटीजन। जहां जरूरत होगा वहां हम एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे, दे आर नॉट इंडियन सिटीजन, ठीक है। दूसरा है, इस वजह से क्या होता है, अब इसको मर्ज किया गया विद PIO, पर्सन इन इंडियन ओरिजिन कैटेगरीज, इन 2015 में इसको मर्ज कर दिया गया, दोनों को एक साथ कर दिया गया, ठीक है।
यानी कि OCI को जोड़ दिया PIO से। एंड इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड एक्सेप्ट टू पाकिस्तान और बांग्लादेश, 2 जगह नहीं गया है उसके लिए। एंड प्रोविजंस प्रोवाइड्स मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीजा प्रोवाइड करते हैं। देख रहे हैं पासवर्ड है यहाँ, पासपोर्ट है यहाँ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसमें उसके पास कुछ राइट होता है OCI के पास। थोड़ा सा एक टर्म और यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्पेस, हाँ NRI डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। NRI में क्या होता है, ये NRI का क्या मतलब हुआ, सीधा समझो, यानी कि इसके पास ऐसा समझना है कि टेम्पररी वो बाहर रह रहा है लेकिन वो इंडियन सिटीजन है। लेकिन OCI वाले जो है इंडियन सिटीजन नहीं है। तो ये होगा क्या, NRI वाले क्या होगा, इंडियन सिटीजन होगा। पहला याद रखना है इंडियन सिटीजन है। दूसरा इसके बाद याद रखना है इसमें आपको कि ये आउटसाइड टेम्पररी रह रहा है, ठीक है, लिविंग आउटसाइड टेम्पररी, टेम्पररी। नेक्स्ट, ये 2 चीजें याद रखना है। और याद रखना कोई भी पर्सन NRI कब माना जाएगा, उस कंडीशन में अगर वो इसके पास, सबसे पहले इसके पास एक चीज सीधा रखना है, अगर वो लगातार 1 ईयर 182 डेज, बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट है भाई, 1 ईयर 182 डेज अगर वो बाहर रह रहा है, आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो NRI के अंदर आएंगे, ठीक है। इसलिए बाहर जाना तो इतने दिन से पहले आ जाना, तो NRI हो जाओगे। और इसके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि हमने नीचे दिखाया। अब इसमें थोड़ा सा OCI वर्सेस फुल सिटीजन में क्या डिफरेंस है, तो देखो OCI कार्ड होल्डर जो होता है, दे कैन नॉट डू व्हाट, दे कैन नॉट नो इंडियन पासपोर्ट, यानी कि OCI कार्ड होल्डर के पास कोई भी वैलिड पासपोर्ट नहीं होता है, ठीक है, एंड नो राइट टू वोट एंड कैन नॉट कंटेस्ट एनी इलेक्शंस एंड कैन नॉट होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड कैन नॉट एक्वायर एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टीज, सीधा याद, ठीक है। लेकिन इसको अगर इंडिया आना है OCI वाले को, तो इसे किसी भी टाइप का वीजा का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट रिक्वायर वीजा टू विजिट इंडिया, ठीक है। अब और क्या है, देखो ये पर्सन जो है आउटसाइड इंडिया रह रहा है, इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन इंडियन ओरिजिन है, इसीलिए इसको ये फायदा मिल रहा है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब है यहाँ भी NRI हमने डिस्कस कर ही दिया, सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट, OCI सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री, इसके पास पासपोर्ट नहीं होता, फिर है पासपोर्ट नहीं होता, फिर वोटिंग राइट्स, ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल नहीं है। इसके बाद इसके पास इसको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस इसको लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है, नो वीजा रिक्वायर्ड, वीजा रिक्वायरमेंट NRI को भी नहीं होता, वो तो ऑलरेडी नहीं होता है, लेकिन इसको भी कोई भी वीजा का जरूरत नहीं, OCI कार्ड भी काम करता है उसके लिए, और इसको गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है NRI, बट ये एलिजिबल नहीं है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक VVI है हमारे डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए, जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन आए। अब इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इलेबोरेटली इसको कवर करेंगे और खत्म भी करेंगे क्विकली। अब है फाउंडेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, पहला फाउंडेशन क्या है, सो बोरोड फ्रॉम द USA बिल ऑफ राइट्स। ओरिजिनल हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में अभी हमारे पास 6 है, क्योंकि 7th जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको रिमूव कर दिया गया और उसको 300A में रख दिया गया, ठीक है। अब है राइट टू प्रॉपर्टी, यहाँ लिख ही दिया यार, डिलीटेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। अब है इसको पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल राइट, जो भी राइट यहाँ मिलता है वो जस्टिसेबल राइट की बात करता है। ये पार्ट 3 का पार्ट है, आर्टिकल 12 से 35 तक डिस्कस करेंगे, इसको बहुत ही इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि कुछ फंडामेंटल राइट जो है ओनली फॉर इंडियंस है, बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए। ओनली फॉर इंडियन है कितना, 15, 16, इसके बाद 19, 29 और 30, याद होना चाहिए, एक ही बार में है 15, 16, 19, 29 और 30। फाउंडेशन हमने देख लिया। अब है द 6 पिलर ऑफ द लिबर्टी है यहीं पे, जैसे मान लो, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें, तो पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू फ्रीडम 19 to 22, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंटी एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24। राइट
to religion article 25 to 28 and cultural and educational right 29-30 and then remedies constitutional remedies article 32 से 35। ठीक है, इसके बीच का जो आर्टिकल 31 गायब हुआ है वो था राइट टू प्रॉपर्टी। चलिए अब हम वन बाय वन आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 12 कहता है डिफाइनिंग प्रिंसिपल है, ये स्टेट को डिफाइन करता है कि व्हाट इज अ स्टेट। हम आपको एक ही वर्ड बोलेंगे, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने पीवाईक्यू वाले सीरीज में भी बताया था, थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट डिस्कस किया था। तो किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट का मतलब है एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट या एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हो, चाहे ऑल लोकल अथॉरिटीज हो, चाहे पंचायत हो, म्युनिसिपल पार्टीज हो एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसमें आते हैं। कवर ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, सिंपल। आर्टिकल 12 डील करता है इससे। आर्टिकल 13 लॉज एंड फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, यानी कि ऑल द लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है इससे आर्टिकल 13 एंड द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रिज फंडामेंटल राइट्स। स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट को किसी भी तरीके से क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। एंड amendment of the constitution under article 368 is handled differently in case of fundamental rights। क्यों? वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर का बात आएगा जो कि हमने पिछले क्लास में किया था, जब हम आपको वहां पे यूटीज के बारे में बताया था। उस टाइम पे प्रेम्बल जब समझाया था उस टाइम पे, केशवानंद भारती केस 1973। नाउ अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी में पहला आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, इसका सीधा मतलब है कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ है वो सभी के लिए क्या है, इक्वल है, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी अब ये रूल ऑफ लॉ जो है, यहां से एक टर्म आता है लेक्स रेक्स प्रिंसिपल। लेक्स रेक्स प्रिंसिपल, ये लेक्स रेक्स प्रिंसिपल क्या होता है? ये लेक्स रेक्स प्रिंसिपल जो है ये बताता है कि लॉ जो है ना सुप्रीम है। लॉ जो है वो क्या है? लॉ इज सुप्रीम, या फिर बोल सकते हैं हम लॉ इज द किंग, ऐसे बोल सकते सिंपल। यानी कि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, लॉ से बड़ा कुछ नहीं है। ये लेक्स रे प्रिंसिपल कहता है, जो रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करता है। अब ये दिया किसने था, ये भी क्वेश्चन आया है, कई आया है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दिया किसने था? अच्छा, एक सेकंड, इसके लिए आपको याद रखना है सिंपल, एवी डेसी, इन्होंने दिया था ये लेक्स रे प्रिंसिपल। ठीक है, इन्होंने ही डिफाइन किया था। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि देखो, अब ये लॉ है लेकिन कुछ चीजें एक्सेप्शन रखा गया, जैसे प्रेसिडेंट के लिए वो एक्सेप्शन है, यानी कि इक्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। कई बार स्टेटमेंट आता है कि लॉ ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एब्सोल्यूट, तो नहीं, नॉट एब्सोल्यूट। व्हाई? क्योंकि प्रेसिडेंट, गवर्नर, उसको पनिश नहीं किया सकता फॉर एनी क्राइम ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 361 के अंदर। एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स आल्सो एंजॉय द इम्यूनिटी, यानी कि उसको भी पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या है, वहां पे लॉ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, इसलिए एब्सोल्यूट नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 सोशल इक्वालिटी, यानी कि आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्राउंड, यानी कि ऑन द ग्राउंड ऑफ बोल सकते हैं सीधा सीधा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर एक्सेट्रा। लिखा है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या जेंडर, एक ही चीज यूज कर सकते हैं, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, इस पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिफरेंस, इसका क्लॉज 1 कहता है 15 का, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ये बात कहता है। अब क्लॉज 2 भी इसी बात को थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में कहता है कि अगर कोई भी डिसेबिलिटी के केस में लाइबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस कंडीशन थोड़ा बहुत इंपोज हो सकता है, लेकिन इसका जो क्लॉज 3 होता है 15, आर्टिकल 15 ऐसे लिखेंगे प्रॉपर, थोड़ा सा आपको भी ऐसे लिखना है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो
आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ठीक है, ये कहता है, ये एक तरह से ऐसे समझो कि ये एक इनेबलिंग क्लॉज है, ये इनेबलिंग क्लॉज है। इनेबलिंग क्लॉज इसलिए बोल रहा हूं इसको, क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट को राइट देता है। क्यों कहता है कि द पार्लियामेंट हैज राइट, दिखा ना इनेबलिंग क्लॉज, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द वीमेन एंड चिल्ड्रेन एंड फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। क्यों? क्योंकि इसके तहत कहा जाता है कि विमेन एंड चिल्ड्रेन जो है वो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, विमेन एंड चिल्ड्रेन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि विमेन एंड चिल्ड्रेन के अपलिफ्टमेंट के लिए पार्लियामेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है और उसके लिए लॉज बना सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी लॉ बना सकता है, यानी कि वहां भी इक्वालिटी में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। इसलिए फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 16 राइट टू अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो इसमें भी याद रखना कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 कहता है कि रेसिडेंस कैन बी क्वालिफिकेशन कैन बी अ क्वालिफिकेशन इन सर्टेन कैटेगरीज, वहां पे थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। और 16 का क्लॉज 4 कहता है कि इट इनेबल्स रिजर्वेशन फॉर ओबी फॉर बीसी एससी एसटी। एंड आर्टिकल 16 का 4A, ठीक है, 4A कहता है रिजर्वेशन फॉर एससी एसटीज इन प्रमोशन 1995 ऐड किया गया बाद में। और फिर 16 का 4 का B कहता है कि आर्टिकल 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में एबॉलिश कर दिया गया द 50% सेलिंग इन बैकलॉग वैकेंसीज, उसको एबॉलिश किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म था पहले, ठीक है, 50% बैकलॉग वैकेंसीज में उसका रहता था, एबॉलिश करते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के तहत, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज के केस में। अब है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटीज। अब अनटचेबिलिटीज को हटाना, एवोल्यूशन करना, रिमूव करना। तो आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटीज को लेके। तो अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर दिया गया एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब मना कर दिया गया, सिंपल याद रखना, ठीक है। और ये कब किया, इसके लिए यूज हुआ, इसके लिए आप याद कर सकते हैं 1955 का एक्ट। 1955 का एक्ट था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। और इसके तहत ये कहा गया, प्रोटेक्शन दिया गया, ठीक है, सिविल राइट को लेके, और पनिश करेगा अगर किसी भी तरीके से प्रैक्टिस होता है अनटचेबिलिटी तो, ठीक है। फिर आया एक और एक्ट आया, SC/ST एक्ट आया, याद होना चाहिए एक्ट से बात, एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट, एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट। और इस एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट जो था 1989 में आया था, उल्टा याद रखना 9889, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो उसके तहत कहा गया कि पनिशमेंट होगा फॉर एनी काइंड ऑफ क्राइम, एनी काइंड ऑफ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द SCs एंड ST। उसके अगेंस्ट अगर किसी टाइप का क्राइम होता है तो उसको भी इसी के अंदर रखा गया, ठीक। अब हमारा है आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, नो टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल, जैसे PhD की डिग्री होती है वहां टाइटल मिलता है, मिलिट्री के केस में हम लोग के लिए टाइटल बचा हुआ है भाई, ठीक है, आप लोगों के लिए बचा हुआ है टाइटल एकदम, शैल बी कन्फर्ड, ठीक है, दिया जा सकता है, लेकिन बाकी टाइटल नहीं। इंडियन सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स, ये भी याद रखना है, कोई किसी अदर स्टेट से कोई टाइटल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इंडियन सिटीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। सेकंड हमारा आर्टिकल, सेकंड हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, इसके तहत बहुत सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट इसमें याद रखना में, या क्लॉज 1 करके याद रखना, जैसे भी याद रखो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लॉज 2 कहता है कि आप कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं बिना किसी आर्म का। तो आप लिख सकते हैं असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आर्म्स मतलब हथियार, ठीक है। थर्ड होता है इसमें कि आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। तो
कैन फॉर्म ग्रुप्स एंड एसोसिएशन। ठीक है, आपको इसके लिए रोक नहीं है। इसके बाद आता है कि आप कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेटल हो सकते हैं एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो यू कैन रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ कंट्री। इससे पहले जे एंड के को लेके थोड़ा सा इशू था कि आप वहां सेटल नहीं हो सकते थे, बट अब वो 2019 के बाद वो खत्म हो गया, आप वही कहीं भी रह सकते हो। इसके बाद था आपको कि आप कहीं भी थ्रू आउट द कंट्री फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, पूरी टेरिटरी में। तो मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी लिखेंगे, टेरिटरी। एंड इसके बाद है आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको करना है, फ्री टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन। एंड आप और भी कुछ रह गया क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल, पीसफुल, आर्मफुल ग्रुप, एसोसिएशन, सेटल इन इंडिया, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, पब्लिक। ठीक है, डन। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा, अब देखो ये पूरा का पूरा आपके पास है, बट यहाँ भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है। और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है? तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि जब वो ग्राउंड बनेगा, इसके लिए ग्राउंड क्या होगा? ऑन द ग्राउंड ऑफ या ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, एक हो सकता है। रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसके बाद मोरालिटी के बेसिस पे, मोरालिटी। और कहाँ लिखे? चलो यहाँ लिखते हैं। और थर्ड, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के केस में पब्लिक ऑर्डर देखते हैं, उठा के लेके चल जाता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आप प्रोटेस्ट करोगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, असेंबल ग्रुप बनाओ, कहीं करोगे तो आपको उठा के ले जाएगा। क्यों? ताकि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इस वजह से आपको थोड़ा सा अंदर डाल देगा। ठीक है, फिर वहां पे होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव। मैसेज करो जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 डील करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस। तो ऑफेंसेस के केस में यानी कि इसमें 3 तरह का होता है। क्लॉज 1, इसके बाद इसको बोलते हैं क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। क्लॉज 1 कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब है? सिंपल, यानी कि किसी भी टाइप से एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल, यानी कि नो पर्सन कन्विंस्ड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ एक्ट। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन जो किसी भी टाइप का क्राइम करता है, ठीक है, तो उसको उसी टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा? उसको सजा मिलेगा। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी। अगर किसी एक सजा के लिए आपको नो पर्सन प्रोसिक्यूटेड फॉर सेम ऑफेंसेस मोर देन वन, यानी कि अगर एक सजा के लिए, एक क्राइम के लिए आपको एक बार सजा मिल गया तो उसी क्राइम के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगा। एंड थर्ड है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब यहाँ सिंपल होता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट को लेके ये होता है, यानी कि आप अपने अगेंस्ट, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब नो एक्सक्यूज कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि आप अपने अगेंस्ट खुद ही जो है वो नहीं दे सकते, उसका विटनेस नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता है जनरली अपने केस में। कन्फेशनल स्टेटमेंट, ये सब जो वर्ड लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट जाना भाई। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल इसका में आर्टिकल 21 का ए ऐड किया गया, और ए में क्या गया? राइट टू एजुकेशन भी क्या है? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, जिसको ऐड किया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अमेंडमेंट में कवर भी करेंगे दोबारा, रिकॉल रहना चाहिए। आर्टिकल 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन को लेके
पीपीटी बस मस्त बना है ना। चलो, राइट्स ऑफ अरेस्टी किस केस में था, राइट जिसको अरेस्ट करेगा उसके पास क्या क्या राइट है। तो आपको अगर अरेस्ट करने आ रहा है तो आपके पास दो राइट्स है। पहला, दो तीन बात है, आप उससे पूछोगे कि किस ग्राउंड पे हमें ले जा रहे हो भाई, पहला राइट है इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड। सेकंड है कि भाई आपको राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, आपको प्रैक्टिशनर के लिए राइट देगा कि आप उसको कंसल्ट करेंगे। और थर्ड है, अगर आपको वो बताता है ग्राउंड तो अगर आपको ले जाएगा तो विद इन 24 आवर्स वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने लाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन। अब है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में बताएगा नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं और कैसे क्यों ले जा रहे हैं। इस डिटेंशन में विदाउट एनी ट्रायल आपको ले जाएगा, आपका कोई भी आपके पास वो नहीं, लीगल वो प्रैक्टिशनर्स का भी कंडीशन नहीं रहेगा आपके पास, और आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स तक रखा जा सकता है, अनलेस इसको एक्सटेंड भी किया सकता है बाय द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इसको 3-3 मंथ करके आगे भी फर्दर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट राइट आएगा, आर्टिकल 22 कर लिया। अब है 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर। ठीक है, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट। एक्सेप्शन है, स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस, जैसे कंस्क्रिप्शन का केस हो गया। फिर आर्टिकल 24, इसमें कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, इसको रोकता है, प्रोहिबिट करता है। और चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016 कंप्लीट बैन करता है हजार्डस ऑक्यूपेशन को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक चलेगा ये, 25 से 28। यहाँ 25, 26 जैसे आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन, आपके पास राइट है कंसाइंस। कंसाइंस मतलब अंतरात्मा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट द रिलीजन। एंड देन आर्टिकल 26 इसको बोलते हैं मैनेज रिलीजियस अफेयर, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन, ओन प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो आपके पास राइट है कि आप रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करिए। आर्टिकल 27 स्टेट और रिलीजन के बीच में है। तो आर्टिकल 27 कहता है नो पर्सन कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एंड आर्टिकल 28 है, याद रखना कि कंपेल टू पे, किसी भी टाइप का टैक्सेस नहीं देगा। ठीक है, याद रखना इसी में। ठीक है, कोई भी टैक्सेस पे नहीं करेगा। एंड देन है 28, नो रिलीजन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन fully maintained out of the state fund। कोई भी ऐसा रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होगा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि कंप्लीटली मेंटेन होगा स्टेट फंड से। सो इफ ट्रस्ट बेस्ड बट स्टेट एडेड हो सकता है, यानी अटेंडेंस एट इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड कंसेंट, उस केस में अटेंडेंस केस में कंसेंट का रिक्वायरमेंट होता है। अब है लास्ट हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज राइट टू कंजर्व द सेम, उसको अपने लैंग्वेज, उसके स्क्रिप्ट, उसके कल्चर, उसको कंजर्व करने का उसके पास राइट्स है। ठीक है, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन देता है ऑफ माइनॉरिटीज के केस में। एंड आर्टिकल 30 देता है माइनॉरिटी चॉइस को लेके, यानी कि सिंपल अगर समझेंगे आर्टिकल 30 तो ये माइनॉरिटीज को चॉइस देता है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज रिलीजन एंड लैंग्वेज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सो ये था ओवरऑल। अब है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 से 35। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है आपका पहला, इसको इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बुलाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 गारंटी देता है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये राइट आपको ये प्रोवाइड करता है, यानी कि ये पूरा का पूरा, इसलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि ये आपको राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीजें हैं, 4-5 टर्म है, जैसे हैबियस कॉर्पस, कोर्ट के पास कुछ पावर है ना जिसको ये फंडामेंटल राइट्स को आपको गवर्न करेगा। तो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी एंड क्यू वारंटो, बहुत इंपॉर्टेंट है ईच, ये रिट ज्यूरिडिक्शन है एक तरह से, और ये कोर्ट जारी करता है। अब रिट ज्यूरिडिक्शन में होता क्या है देख लेते हैं। पहला रिट ज्यूरिडिक्शन है हमारा हैबियस कॉर्पस। ठीक, तो हैबियस कॉर्पस में होता क्या है, कॉर्पस का पहले तो पूछ लेता है इस वर्ड का मतलब क्या है भाई। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब टू हैव द बॉडी, and to have the body what, so to have the body
इसका मतलब होता है सिंपल, टू हैव द बॉडी। और ये जो होता है इशू किया जाता है, सिंपल है, यानी कि टू हैव द बॉडी यानी कि प्रोड्यूस द बॉडी। ये क्या होता है, ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डिटेन पर्सन बिफोर द कोर्ट एंड कोर्ट एग्जामिन लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन। यानी कि सीधा समझो कि अगर कोई अथॉरिटी या पुलिस मान लेते हैं आपको उठा के ले गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास पिटीशन फाइल करने का होगा, आप वो फाइल करोगे, उसको हैबियस कॉर्पस के तहत आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट, आप कहेंगे ना मेरा फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, इन्फोर्स हो रहा है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोई भी कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको सिंपली हैबियस कॉर्पस जारी करेगा, रिट जारी करेगा। और उस केस में क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपके लीगलिटी को चेक करेगा कि आपका जो डिटेंशन है वो लीगल है या नहीं। अगर वो इलीगल है तो आपको सेट फ्री करा दिया जाएगा, एब्सॉल्व करा दिया जाएगा। अब इंग्लिश में पढ़े थे, एब्सॉल्व करना, सेट फ्री कराना, रिलीज कराना, सिंपल, ठीक है। तो आपको सेट फ्री करा दिया जाएगा, यानी कि रिलीज करा दिया जाएगा। और अगर आपका डिटेंशन क्या होगा, लीगल होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका कस्टडी फर्दर कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब इसीलिए इसको बोलते हैं वुल वर्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। एंड दूसरा इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि ये पब्लिक के लिए भी यूज हो सकता है एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। एक चीज और इसमें याद रखना है कि इसमें जो है डिटेंशन जो होता है बाय द कोर्ट, कंटेम्प्ट कोर्ट हो सकता है, या फिर आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड, डायरेक्ट ये आया हुआ क्वेश्चन है, टू कमांड। टू कमांड सिंपल क्या मतलब हुआ कि इशूड ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स टू परफॉर्म फेल्ड ऑफिशियल ड्यूटीज। सिंपल समझना है कैसे, तो देखो मैंडेमस का मतलब सीधा सीधा हुआ कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट उसको मैंडेमस जारी करेगा और कहेगा कि अपना ड्यूटी सही से करो बाबूलाल, ठीक है। यानी कि कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये भी याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स क्या होगा, यही ये स्टेटमेंट आता है कि इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, तो क्या होगा, नो। एंड इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर। ऐसे नहीं बोल सकते प्रेसिडेंट जी काम नहीं कर रहे, गवर्नर साहब काम नहीं कर रहे, ऐसे नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन एंड सर्सियरी। दो अलग अलग काफी इंपॉर्टेंट है, पर काफी अच्छा भी है। इस केस में अब ये क्या होता है, प्रोहिबिशन में क्या होता है, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड करना। फॉरबिड मतलब होता है प्रिवेंट लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग ज्यूरिडिक्शन, यानी कि प्रिवेंटिव इनएक्टिविटी के केस में होता है। यानी कि प्रोहिबिशन के केस में सिंपल देखो, बहुत छोटे से बहुत कंसाइज वे में समझना है, लिखने के लिए तो बहुत बड़ा पैराग्राफ में लिखा जा सकता था, पर बहुत कंसाइज में रखे हम इसीलिए। देखो प्रोहिबिशन का सीधा सीधा मतलब है कि अपर कोर्ट जो होगा वो लोअर कोर्ट को कहेगा कि ये तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, इसे तुम ट्रांसफर करो, सीधा सीधा समझो, ठीक है, सीधा सीधा सुमो के केस में होगा, यानी सिंपल। अब है सर्सियोरी। सर्सियोरी का क्या मतलब होता है, सर्सियोरी का मतलब होता है कि अपर कोर्ट के पार्ट, इसका मतलब टू बी सर्टिफाइड या स्क्वाइस ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट। सिंपल सा कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर देना, बोथ इन केस ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, दोनों केस में ये लागू होता है, प्रिवेंटिव के केस में और क्यूरेटिव के केस में, सही करने के केस में भी कैंसिल करने का अधिकार होता है अपर कोर्ट को लोअर कोर्ट के में। ये दोनों कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, दोनों में याद रखना है, कोर्ट टर्म भी यूज किया इसीलिए पूछ लेता है कई बार। अब है लास्ट द रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का सीधा सीधा क्या मतलब, अधिकार परीक्षा होता है, इसका मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, किस पर्पस से, ये आप किसी की लीगैलिटी चेक करने के लिए क्लेम किया जा सकता है। इंक्वायर इनटू लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। सपोज करो कोई पर्सन जॉब कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट लगा सकते हैं क्यू वारंटो कि क्या ये पर्सन लीगल है, सही से सही में ये है उसी उसी के लिए, या फिर कोई और है, कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो ये प्रिवेंट्स करता है इलीगल यूजरप्शन, किसी भी पोजीशन को इलीगली ना किसी के कब्जे में हो, उस वजह इसको ये चेक करता है, ठीक है। सो इट कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट जस्ट द एग्रीव्ड, ठीक है। इसको कोई भी पर्सन इसको क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है क्यू वारंटो को। एंड लास्ट है हमारा आर्टिकल 33, 32 के अंदर ये सब था, अब 33 पढ़ रहे हैं। तो पार्लियामेंट में रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स, हम लोग जब जाएंगे तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स जो होगा वो क्या होगा भाई, वो कर्व किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। ये ऑलरेडी मेंशन है आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और इवन पुलिस फोर्सेस एक्ट वगैरह में। यानी कि कवर करता है नॉन कॉम्बैटेंट ऑल्सो, जो नॉन कॉम्बैटेंट है, यानी कि जो कॉम्बैट में नहीं है उनके लिए भी ये होता है,
चाहे वो कुक हो, चाहे वो टेलर्स हो, चाहे वो बार्बर्स हो, एक्सेट्रा, सभी के लिए इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब है जुडिशियल लैंडमार्क्स, थोड़ा सा जहां से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो जुडिशियल लैंडमार्क में थोड़ा सा चीजें ध्यान रखना है, 2-3 चीजें याद रखना है। जैसे ए.के. गोपालन केस 1950 में हुआ था। 1950 ए.के. गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास। तो ए.के. गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में था। इसमें कहा था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, आर्टिकल 105 से रिलेटेड है। फिर है उसको थोड़ा सा रिलेटेड है, बस इतना याद रखो, पूरा जजमेंट थोड़ी ना याद रखना है, पॉइंट याद रखना है। फिर है गोलकनाथ केस 1967। ये सब, ये जो राइट है ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, इसलिए पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये एफआर से रिलेटेड है। अब है गोलकनाथ केस, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड, इसमें कहा गया था 1967। ठीक है, ये हुआ था वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। फिर है केशवानंद भारती केस 1973, ये तो काफी अच्छे से डिस्कस किए थे, वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, लास्ट क्लास में भी किए थे। केरला का नाम बदल के केरलम कर दिया गया, ये भी याद रखना है। और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का बात किया गया था, यहाँ पे भी बोला था प्रेम्बल भी क्या है, एमेंडेबल है, प्रेम्बल जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें डिस्कस किया गया था। इसके बाद मिनरवा मिल केस 1980, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मिनरवा मिल, यूनियन ऑफ इंडिया या जीओआई भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1980 एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, ये था बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डीपीएसपी, इसको लेकर था। और कहा गया था कि जब जहां भी डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होगा तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेगा, डीपीएसपी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स, एंड हमने डिस्कस किया पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स एंड सिटीजनशिप। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कंटेंट इस लेवल का मिल रहा है भाई, लोग 4-4 हज़ार पेमेंट करते हैं ना बैच के लिए, उसमें भी इस लेवल का कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। हालांकि मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ आप चेक कर सकते हो। सो ज्वाइन मी, एंड आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, आपको ये कंटेंट वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with your friends and like the button, like the video if you are interested, because अच्छा तो लगा ही होगा, of course I hope कि बहुत अच्छा लगा होगा, because I try my best to make it more comprehensible so that you guys can understand properly. So this is all from my side. ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।